भगवान गांव के पंचायत में उपस्थित हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार साथी सुरजीत, अखिल भारतीय किसान सभा के साथी प्रहलाद माजोलिया, मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष साथी यदकरण कस्बा और हमारी पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, प्रधान तथा हमारी आवाज आ रही है माताओं बहनों, आपके गाँव में आज हमारे एक साथी की पीएचडी की खबर लगी। सबसे पहले साथी लोगों को बधाई। साथियों, कल एक शहीद वीरांगना का जन्म का दिन था, महारानी लक्ष्मीबाई का। मैं उनको याद करता हूँ इस बात के साथ कि वो लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ 57 के संग्राम में, लेकिन उस झांसी की रानी को मरवाने का काम करने वाले ग्वालियर का राजघराना जो आज बीजेपी का सिरमौर है, वो लोग हमारे बीच में आकर के हमसे हमारे रोजगार की बात करते हैं। बड़ी शर्म आती है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने वाले लोगों के खिलाफ गद्दारी की, वो हमसे आकर के हमारी खुशहाली के लिए अपने वोटों की अपील करते हैं और हम लोग उनकी बातों में गुमराह हो जाते और ये बात नहीं सोचते कि आजादी के 70 साल गुजर गए, लेकिन आज भी किसान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। आज भी मजदूर अपनी मजदूरी के लिए लड़ रहा है। आज भी नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा। आज भी शिक्षा के लिए लड़ना पड़ता। आज भी स्वास्थ्य के लिए हमें यहाँ से बाहर भटकना पड़ता, पैसे लगाने पड़ते। कर्मचारी लग जाने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता। निजीकरण के नाम और उसकी पेंशन कटौती के नाम पर उसको परेशान किया जा रहा। आखिर 70 सालों के बाद हमें क्या मिला? हमारे साथ हुआ आजादी के नाम पर धोखा। आजादी मिली अंग्रेजों से, कौन सी? राजनीतिक। मिला क्या हमें? आर्थिक गुलामी। क्या मिला? मानसिक गुलामी। कैसे? हम विभिन्न पार्टियों के पक्के हो गए, कभी जनसंघ के, कभी बीजेपी के और कभी कांग्रेस के, और इन सब ने मिलकर क्या किया? हमारा लूट और हमारा शोषण। हम पूछते कि आज किसान के सामने उसको खेती के बचाने का सवाल नहीं। क्या आपके बीमे की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच बीजेपी कांग्रेस के लोग आए? वो कहते कि बीमा प्रधानमंत्री देता, वो बीकानेर में क्यों नहीं देता? वो तुम्हारे लोहर भादरा और राजगढ़ के कुछ गांवों में क्यों देता? वो इसलिए देता कि ये लाल झंडा लड़ता। ये लाल झंडा क्यों लड़ता? ये इसलिए लड़ता क्योंकि ये समझता कि मजदूर और किसान की बाजी भाग उनकी क्या है। वो समझता कि तुम्हारे हक और अधिकार तुम्हें ये पूंजीवादी सियासतदान नहीं देंगे, ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ शोषण करने का काम करेंगे। लेकिन हम आजादी के 70 सालों के बाद इस बात को समझने के अंदर नाकाम रहे। लेकिन अब समय आ रहा है, तो समय इस बात का कि समझो, आने वाले नस्लों के लिए सोचो। बुजुर्गों, हम आपके सामने खड़े हैं, हम नौजवान हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। किस बात के लिए कर रहे हैं? कि हम कल को कामयाब होंगे। लेकिन सरकारें क्या कर रही है? रेलवे सबसे बड़ा उपक्रम नौकरी देने का, निजीकरण करके बेच दिया। एयरलाइंस बेच दी, सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ बेच दिया। शहरों के अंदर प्राइवेट ठेकेदार बड़े बड़े आ गए, खरीद लिया। नतीजा, बिजली के बिल कैसे? तुम्हारे सामने। आंखें खुली हो जाती जब बिजली का बिल तुम्हारे सामने आता। समझ में नहीं आता, 4 कमरे, 3 बल्ब, 1 पंखा, बिजली का बिल 6500। क्यों? हमारी खामोशी। खेत में पानी नहीं आता, फसल का दाम नहीं मिलता। क्यों? तुम्हारी खामोशी। मजदूर को फैक्ट्रियों से निकाल दिया जाता, कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया जाता। क्यों? हमारी खामोशी। शिक्षा महंगी हो गई। क्यों? हमारी खामोशी। प्राइवेट हॉस्पिटल हमारी लूट करते। क्यों? हमारी खामोशी। नेता आते, डिस्पोजल समझते, वोट लेकर चले जाते, दोबारा आते नहीं। क्यों? हमारी खामोशी। चारों तरफ खामोशी का आलम है। अरे सालों से गिरे हैं, जवाब चाहिए, और जवाब नहीं तो इनकलाब चाहिए। ये इनकलाब
चौपत सिंह जी मक्का से एक बात कहते थे, दुनिया मंदी जोरानू लख लानत कमजोरान। अगर अपने हक के लिए बोलोगे नहीं, अगर अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं, अगर अपने हक की बात करने वालों को मजबूत नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हम ये बात एक अनुभव से भी कह रहे हैं। 70 का आंदोलन हुआ था सुखाड़िया के समय के अंदर, लाल झंडे के सिपाहियों ने लड़ा था और उनको एक जीत दिलवाई थी। भाखड़ा का संघर्ष हो, अभी 2004-5 के अंदर इंदिरा फर्स्ट फेज का आंदोलन हुआ था, वो रूपगढ़ घरसाना रावला का इलाका उजड़ गया था। उन लोगों को अपनी रोजी रोटी और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी, खून बहा, फिर जाकर के उनको उनका हक मिला। क्यों होता है? क्यों वसुंधरा उस समय इतनी क्रूर हो गई? क्यों सुखाड़िया 70 में क्रूर था? उस समय भी कत्लेआम हुआ था। आखिर क्यों होता है ये? क्यों किसान मध्य प्रदेश के अंदर पैदल चला लाखों किलोमीटर और क्यों वो मरा? क्रूर शासन है। क्यों आज देश का प्रधानमंत्री कृषि के 3 अध्यादेश लेकर के आ गया? खेती की मौत है हमारी खेती घट रही है, हमारी खेत की भूमि और उसका जोत का आकार घट रहा है। जिसके पहले 50 बीघा थी उसके 10-10, 8-8 बीघा पर आ गई, उसमें उत्पादन घटेगा। और वो कानून क्या कहता है? वो कानून कहता है कि तुम्हारी खरीद कोई भी बड़ी कंपनी करेगी, मंडियां खत्म हो जाएगी, बड़ी कंपनियां खरीद करने आएंगी। हो सकता है तुम्हारी गेहूं का 2000 के बजाय वो तुम्हें 3200 और 3000 मूल्य दे दे, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगी? मेरे नौजवान दोस्त जानते हैं, आप भी समझते होंगे, टेलीकॉम के सेक्टर में जियो कंपनी आई थी, जियो धनाधन, लोग खूब मजे इंटरनेट के, 200 रुपए में 199 में बड़े सुंदर पैक दिए थे 1-1 GB के, लेकिन आज 500-600 रुपए की चपत लग रही है। इसका मतलब क्या है? वो बड़ी कंपनी एक बार तुम्हें बड़ा फायदा देगी, लेकिन जब मंडियां खत्म हो जाएंगी फिर उसका आधिपत्य हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा इस बाजार पर। फिर वो क्या करेगी? वो तुम्हारी 2000 की फसल को 1200 में खरीदेगी। उदाहरण सीकर के अंदर प्याज, उदाहरण पंजाब के अंदर टमाटर और आलू सड़कों पर था। आप लोग अखबार पढ़ते हैं। ये हालात क्यों? हम समझ नहीं रहे। जब कंपनियों का राज हो जाएगा तब अनाज की और तिलहन और दलहन की काला बाजारी बढ़ेगी, और जब काला बाजारी बढ़ेगी तो फसल और जो हम उत्पादन की जो खाने की चीजें लेते हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे। हमारी खेती का आकार घट गया, फसल का तुम्हें सही दाम मिल नहीं रहा, कम मिल रहा है, शिक्षा महंगी हो गई, रोजगार सरकार खत्म कर रही है। हम क्या बनेंगे राष्ट्र में? मजदूर। और मजदूर बन जाओगे तब तुम्हारे सामने क्या होगा? मजदूरी करने के लिए फैक्ट्रियों में जाओगे, फैक्ट्रियों में कानून आ गया नया कि 8 घंटे की बजाय तुम्हें 12 घंटे भी काम करना पड़ेगा। कंपनी जब चाहेगी तुम्हें निकाल सकेगी, उस पर कोई रोक नहीं। सरकार ऐसा प्रोग्राम बनाती है, तुम वहां से निकाल दिए जाओगे। खेत में उत्पादन नहीं है, शिक्षा महंगी है, रोजगार है नहीं, और फसलों के उत्पादन का खाद्यान्न जो हमें बाजार से मिलेगा उसका दाम बढ़ गया है। हमारी हालत क्या होने वाली है? जरा मेरे बुजुर्गों, आप लोग अनुभवी हो, सोच करके देखो एक बार, हमारे आने वाले समय हालात क्या होने वाले हैं। हम इसलिए आगाह करते हैं कि हम इस कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग हैं, और ये कम्युनिस्ट पार्टी और ये लाल झंडा शहीद आजम भगत सिंह और उसके विचारों को लेकर के चलता है। जो शहीद आजम 23 साल की उम्र में ये बात कह रहा था कि मेरे देश से ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज आएंगे, उन काले अंग्रेजों को आने नहीं देना है, उनको भगाना है। वो काले अंग्रेज आज इस देश की सत्ता में बैठे हैं, इस देश के पूंजीपति हैं, इस देश के बड़ी अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी है, वही तो असली काले अंग्रेज है जो हमारी लूट करते हैं। इसलिए ये इनकलाब का झंडा है, ये भगत सिंह की विचारधारा का एक ऐसा प्रोग्राम है जो उनकी क्रांतिकारियों की उस विरासत की हिफाजत कर रहा है। हम आपके बीच में इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि देश भारत ये गांव का देश है। गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और देश खुशहाल होगा तो हमारा नौजवान खुशहाल होगा, और उसकी खुशहाली के लिए हमें ऐसे लोगों को मजबूत करना होगा जो हमारे मजलूमों की, शोषित वंचित की उसकी बात करे, जो किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, कर्मचारी, महिला की बात करे,
और इस देश में ये बात करने वाला सिर्फ एक लाल झंडा है। और इस एक लाल झंडे का सिपाही आपके बीच में इस गांव का बेटा साथी सुरजीत बेनीवाल हमने चुनाव के अंदर उम्मीदवार के रूप में उतारा है। हम आपसे उसके लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं और ये बात कहने के लिए आए हैं कि आपके इस पूरे ब्लॉक की बात, इस गांव की बात, आपके नहर खाले सिंचाई बिजली पानी की बात नौहर की पंचायत समिति के अंदर गूंजेगी। इस बात का हम दावा करते हैं। वहां पर ऐसे लोगों को भेजिए जो आपकी बात को बोल सके। गूंगे लोगों को मत भेजिए। गूंगे और बहरे लोग खुद काम के नहीं होते, उनको सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। इसलिए भगत सिंह ने असेंबली में धमाका किया था। लोहिया जी एक बात कहते थे मेरे नौजवान साथियों कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा और बदचलन हो जाती है। इसलिए ये लाल झंडे के लोग लगातार आंदोलन करते हैं। मैं आपके गांव में बहुत बार आया हूं 2005 और 6 के बाद, जब से हमने विद्यार्थी आंदोलन की शुरुआत की थी 2004 के। हम किसानी की बात को लेकर के बहुत बार आए हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारी असली लड़ाई सिर्फ लाल झंडा लड़ता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज तक आपके बीच में इस झंडे के लड़ाकों के अलावा कोई बात करने के लिए नहीं आया कि आपके हिस्से का पानी इतना बनता है और आपको मिलना चाहिए। नरेगा चली हो तो आपको नरेगा के लिए कोई और बात करने के लिए नहीं आया, सिर्फ लाल झंडे के लोग आए। आपके बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि उनके हक की बात कॉलेजों में लड़ाई करने वाले इस लाल झंडे के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। इसलिए ये बात आपको समझनी है। आपके इलाके में अगर धीमा आ रहा है तो वो लाल झंडे के सिपाही साथी मंगेश चौधरी के संघर्ष और उसके लड़ाई की बदौलत आ रहा है। इसलिए आपको ये बात समझनी है, ये लाल झंडा आपका सच्चा हितैषी है। आप लोग इसकी हिफाजत करो, आप खेतों के विचारों की विरासत की हिफाजत करो। अगर ये झंडा कायम रहेगा, इस झंडे के लिए लड़ने वाले लोग कायम रहेंगे तो हमारे आने वाले हक और हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो सरकारें उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगी और सिर्फ शोषण करने का काम करेंगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाली 23 तारीख को दांती हथौड़े और सितारे के निशान पर बटन दबा करके हमारे इस पार्टी के नौजवान को जिताने